नमस्कार साथियों। आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो हमने फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने रिसोर्सेज को कवर किया था, जिसमें हमने उसको क्लासिफाइड करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को पढ़ा था। और उसी के बाद में हम सेकंड उसका जो पार्ट लेके आए थे जिसमें हम लोगों ने बेसिकली लैंड रिसोर्स यानी कि भू संसाधन या फिर भूमि संसाधन को अच्छे से कवर किया था। आज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन यानी कि सोइल रिसोर्स को, और उस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे और इसी टॉपिक के साथ में आज आपका चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फिनिश हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं सोइल रिसोर्स यानी कि मृदा संसाधन। बेसिकली इस टॉपिक में हमको ये समझना है कि मृदा को संसाधन के रूप में कैसे यूज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मृदा की डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी, मृदा का यानी कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम सोइल के टाइप देखेंगे, जितने भी प्रकार की मृदाएं हमारे भारत में मिलती हैं वो देखेंगे। कौन सी सोइल यानी कि कौन सी मिट्टी किस कृषि के लिए उपयुक्त होती है उसको समझेंगे। मृदा से संबंधित समस्याएं यानी कि मृदा अपरदन जैसे बोलते हैं सोइल इरोजन, उनके क्या क्या कारण है, वो कैसे कैसे उसके टाइप्स होंगे, और फिर सोइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे। ये सारी चीजें ऑल ओवर हम कंप्लीट करेंगे आज मृदा संसाधन वाले टॉपिक में। तो बेसिकली इतना समझो कि मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो बेसिकली संसाधन के रूप में सिर्फ इतना ही समझना है कि मृदा क्या है। तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, और अगर हम इसकी डेफिनेशन पर नजर डालेंगे तो मृदा की जो परिभाषा होगी बेसिक से इतनी होगी कि मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली असंगठित परत को कहते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त पदार्थ एक मिनट टूट फूट से प्राप्त पदार्थ मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली असंगठित परत को कहते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त पदार्थ जलवायु जलवायु जैव पदार्थ जैव पदार्थों के मिलने से होता है। ये थी एक बेसिकली आपकी सोइल फॉर्मेशन की डेफिनेशन, जिसे बोलते हैं मृदा की एक परिभाषा। तो बेसिकली संसाधन के रूप में अगर हम इसको देखते हैं तो वो क्या है कि मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी एक परिभाषा होगी कि मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली असंगठित परत को कहते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त पदार्थ जलवायु जैव पदार्थों के मिलने से होती है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी सोइल का फॉर्मेशन होगा या मिट्टी का फॉर्मेशन होगा तो कई सारे रीजन्स ऐसे होंगे उसके फॉर्मेशन के लिए जो उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो कौन कौन से रीजन्स अफेक्ट डालते हैं मृदा के फॉर्मेशन में, तो वो आप देख लिए। बेसिकली ये देखो कि निर्माण में जो होता है, तो सबसे पहले जो होती है वो होती है संरचना, भू संरचना। वो संरचना में ये आएगा कि भूमि की जो स्थलाकृति है वो कैसी है, पर्वत पठार मैदान। जो आपने मैंने आपको लास्ट
लेक्चर में समझाए थे कि पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं और मैदान कैसे इफेक्ट डालते हैं भू संसाधन में। तो वैसे ही मृदा के फॉर्मेशन में ये सारी चीजें बहुत मेन रोल प्ले करती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बेसिकली जो मिट्टी बनेगी वो अधिक उपजाऊ होगी, उसकी प्रकृति अलग होगी। पठारी क्षेत्र में चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनेगी उसके जो रंग होंगे, आकृति होगी, प्रकृति होगी, वो अलग होगी। मैदानी भाग में जो मिट्टी पाई जाएगी वो इन दोनों मिट्टियों की तुलना में अलग उसकी प्रकृति होगी, उसका रंग अलग होगा, उसका उपजाऊपन, उसकी गुणवत्ता में कई सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो जब भी मृदा का फॉर्मेशन होता है तो उसमें भू संरचना का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान अपना अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरा बेसिकली जलवायु। किसी प्रदेश की जलवायु गर्म है या ठंडी, ये भी मृदा के फॉर्मेशन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जलवायु का बेसिकली इतना समझो कि जलवायु ठंडी है, गर्म, यानी कि शुष्क, या बोलते शीत, यानी कि आपकी शीत, और शुष्क हो या फिर गर्म। तो जिस भी रीजन की जैसी जलवायु होगी, यानी कि क्लाइमेट उसका कैसा है, शुष्क है वो, सॉरी शीत है यानी कि कोल्ड है, शुष्क यानी कि सूखा यानी कि ड्राई है, गर्म है यानी कि एक हॉटिला एरियाज, यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे एरियाज में किस मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, उसमें ये जलवायु जो है आपका क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मुझे लगता है कि एक मृदा संसाधन के रूप में मृदा की डेफिनेशन और उसके फॉर्मेशन में जो भी सारे कारण रहते हैं, रीजंस रहते हैं, उसमें भू संरचना और जलवायु, ये सारी चीजें पर्याप्त है। आगे हम देखते हैं मृदा के प्रकार और फिर कई सारी चीजें। तो हम मृदा के प्रकार देखते हैं। तो जलवायु की जो प्रकृति होती है, संरचना, भू संरचना की जो प्रकृति होती है, उसके आधार पर, उसके निर्माण के आधार पर हमारे भारत में अगर अध्ययन करेंगे तो 8 प्रकार की मृदाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में आज हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो जिसमें से पहले हम, जैसे कि मैं आपको लिख के बताऊं, पहले होता है एक जलोढ़ मृदा, जिसे बोलते हैं एलुवियल सोइल। दूसरा होता है काली मृदा, जिसे बोलते हैं ब्लैक सोइल। तीसरा है आपका रेड सोइल, वो सॉरी लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मृदा, मृदा मिट्टी बेसिकली एक ही चीज है, तो इसे बोलते हैं रेड सोइल। और एक है 4 आपका लैटेराइट, लैटेराइट मृदा, यानी कि लैटेराइट सोइल हो गया। फिफ्थ है आपकी पर्वतीय मृदा, इसे बोलते हैं माउंटेन सोइल, और इसका एक नेम और है, फॉरेस्ट सोइल भी बोलते हैं इसको। अभी कैसे बोलेंगे तो ये मैं बताऊंगा इसमें क्या नेचर है इसका। जैसे एक होता है मरुस्थलीय मृदा, जिसे बोलते हैं एरिड सोइल। मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। एक होता है आपका क्षारीय मृदा, ये बेसिकली इंग्लिश में मुझे अभी इसका नेम याद नहीं आ रहा है, अभी मैं थोड़ा सा याद करके बताता हूँ। क्षारीय मृदा हो गया, एक हो गया आपका दलदली मृदा। अपने गुण, अपनी प्रकृति, अपने नेचर के आधार पर, उनके जो रंग होते हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, उसके आधार पर हमारे भारत में 8 प्रकार की मृदाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहला है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सोइल। काली मृदा ब्लैक सोइल, लाल पीली मिट्टी रेड सोइल, लेटराइट मृदा जिसे हम लेटराइट सोइल बोलते हैं। पर्वतीय मृदा जिसको हम दो नामों से जानते हैं, एक माउंटेन सोइल होता है, एक होता है फॉरेस्ट सोइल। एक है मरुस्थलीय मृदा, बेसिकली एरिड सोइल कहते हैं, एक है क्षारीय मृदा और दलदली मृदा। अब बेसिकली सवाल ये आता है कि भारत में जो 8 प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती है, इनके रंग, इनकी प्रकृति और इनकी जो भी इनका नेचर है, इनकी प्रोडक्टिविटी के बेस पर
तो ये बेसिकली इनको डिफाइन या फिर इनको क्लासिफाइड किसने किया, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक बोर्ड है हमारे भारत का, भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद ने एक 1953 में अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण परिषद का गठन किया, जिसने कई सारे एलिमेंट्स को आधार बनाकर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, क्षारीय मृदा और दलदली मृदा को 8 प्रकार से डिफाइन किया, उनको 8 प्रकार से उनको विभाजित करके भारतीय मिट्टी के संदर्भ में अपनी अपनी व्याख्या की। अब इन्हीं 8 मिट्टियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनका नेचर क्या है, इनका रंग क्या है, इनका आधार क्या रहा है, इनकी प्रकृति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, इनके अंदर कौन कौन सी फसलें उपजाई जानी उपयुक्त रहेंगी जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। बेसिकली इनको जो क्लासिफाइड करने का काम है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1953 में अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण परिषद का गठन किया, उसके द्वारा इनको 8 प्रकार से विभाजित किया गया। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करेंगे जलोढ़ मृदा को। जिसे बोलते हैं एलुवियल सोइल। तो जलोढ़ मृदा की परिभाषा अगर देखेंगे तो बेसिकली इतना समझो कि नदियों के द्वारा लाए गए जल रूपों के विखंडन से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे बोलते हैं जलोढ़ मृदा। नदियां जब माउंटेन रेंज से ग्राउंड एरियाज में प्रभावित होती हैं या फ्लो करती हैं तो अपने साथ में कई सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं। जब वो सेडिमेंट्स को लेके आती हैं, सेडिमेंट जब आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो छोटे छोटे कणों में या महीन कणों में वो बिखर के टूट जाती हैं। तो उससे उनके फॉर्मेशन से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो बेसिकली इतना एक छोटी सी लाइन समझो कि नदियों द्वारा लाई गई मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब देखो, जो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा जिससे आप जलोढ़ मृदा को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे वो है कि नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों को के विखंडन से प्राप्त निक्षेपों से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये थी एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के विखंडन से प्राप्त निक्षेपों से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब बेसिकली समझते चलो कि जलोढ़ मृदा भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो अगर हम उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया की, तो इसमें आपकी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और आपका एक ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण किया गया है वो मिट्टी बेसिकली आपकी कहलाएगी जलोढ़ मृदा, जो बेसिकली एलुवियल सोइल है आपकी।
और इन मिट्टी के जलोढ़ मृदा का विकास सबसे अच्छा उत्तर भारत के मैदान में पाया जाता है। तो एक बेसिक सी बात आप याद रखना कि उत्तर भारत का संपूर्ण मैदान जो बेसिकली सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत आएगा, तो उस क्षेत्र में किस मिट्टी का निर्माण पाया जाएगा? जलोढ़ मृदा का। किसका? जलोढ़ मृदा का। ये बात है उत्तर भारत की। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में बेसिकली एक है आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों के द्वारा लाए गए जल उड़कों के विखंडन से भी जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो वो भी बेसिकली जलोढ़ मृदा ही है। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक चीज क्लियर किया था कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो बेसिकली सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा जिस मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, तो बेसिकली कॉमन सेंस की बात है छोटी सी, तो जलोढ़ मृदा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र और कावेरी नदी तंत्र के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मृदा। किस मिट्टी का निर्माण हुआ? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा हमें दो भागों में बहुत अच्छे रूप में विकसित होने को मिलेगी, विकसित होती हुई मिलेगी। बेसिकली पहला होगा उत्तर भारत का मैदान जिसे बोलते हैं गंगेटिक प्लेन। तो बेसिकली वहां पे ये नदीय तंत्र जो है जिम्मेदार है जलोढ़ मृदा के निर्माण में। और दक्षिण भारत में यह बोले प्रायद्वीपीय पठार पर पेनिसुलर प्लेट ऑफ इंडिया में जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में मिलेगी? तो गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र और कावेरी नदी तंत्र का जो भी एरिया होगा जहां से ये नदियां फ्लो करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उस जगह किस मिट्टी का निर्माण मिलेगा हमें? जलोढ़ मृदा का। आगे हम इसकी बात करें तो अब हम आगे देखते हैं इस मिट्टी की और भी कुछ खास बातें। ये थी एक छोटी सी बेसिक सी परिभाषा और किन किन क्षेत्रों में किन नदियों के द्वारा इस मिट्टी समूह का निर्माण हुआ है, तो वो हमने छोटा सा जाना। इस मिट्टी की जो प्रकृति है बेसिकली वो है उदासीन। उदासीन प्रकृति की ये मिट्टी है जिसका पीएच मान है 7। एक छोटा सा डायग्राम बता के मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये मिट्टी किन क्षेत्रों में मिल सकती है भारत के। डायग्राम कुछ ज्यादा खास नहीं है बट एक रफली डायग्राम है आपको समझने के लिए। ये है आपका गंगेटिक प्लेन जो बेसिकली उत्तर भारत का मैदान कहलाता है, और गोदावरी, आपकी कृष्णा एंड कावेरी, सॉरी कावेरी ऐसे। तो इन नदी तंत्रों में जिन मिट्टी का निर्माण हुआ वो भी जलोढ़ मृदा है। और ये है नॉर्थ गंगेटिक प्लेन। बेसिकली यहाँ पर सिंधु नदी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, आपका गंगा नदी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस नदी तंत्र है उनके द्वारा भी जो मिट्टी लाई गई है, या फिर जिस गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है बेसिकली वो है एलुवियल सॉइल। तो इन क्षेत्रों में और बेसिकली इन नदी तंत्रों के क्षेत्रों में जिस मिट्टी का आपको निर्माण मिलेगा वो बेसिकली है आपका जलोढ़ मृदा समूह। इस मिट्टी के दो उपनाम है, इसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कछारी मृदा। और मुझे लगता है कि बेसिक सी ये आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा, सरसों और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। मुझे लगता है कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन और इसकी प्रकृति और जिन जिन क्षेत्रों में इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, कौन सी फसलें उपयुक्त होंगी एग्रीकल्चर के फ्लो में अगर देखें, तो विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से भी एक है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सोइल के बारे में इतना जो फैक्ट है आपके वो मुझे लगता है सफिशियंट है। आगे हम देखते हैं अब काली मृदा को।
दूसरा हम स्टार्ट करते हैं अब ब्लैक सोइल, जिसे हम बोलते हैं काली मृदा। बेसिकली इतना बताऊं कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है, भारत का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सोइल। अगर हम बात करें इस सॉइल फॉर्मेशन की, तो क्रेटेशियस कालीन बसाल्टिक लावा के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो बेसिकली अब क्रेटेशियस काल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि भूवैज्ञानिकों के द्वारा इस पृथ्वी की जो अभी तक कुल आयु है वो बताई गई है 460 करोड़ साल। तो 460 करोड़ साल का जो फॉर्मेशन है हमारे अर्थ का, तो उसको समझने के लिए इस पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक की जो पूरी प्रगति है इसकी, कब माउंटेन्स बने, कब पठार बना, या कब मैदानों का निर्माण हुआ, कब जीवन आया, तो जो भी पृथ्वी की संपूर्ण संरचना अभी तक रही है 460 करोड़ सालों में, तो भूवैज्ञानिकों के द्वारा इस अध्ययन को समझने के लिए, इस विकास को समझने के लिए इस पृथ्वी को कई सारे कालखंडों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक कालखंड था या टाइम पीरियड था क्रेटेशियस काल। तो बेसिकली क्रेटेशियस काल में होता है कि बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर जगह जगह पर दरारी उद्गार होता है। तो बड़े पैमाने पर दरारी उद्गारों से लावा का रिसाव होता है। तो जिस जगह भी लावा सतह के ऊपर फैला और एक आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद, या बोले तो एक लंबे समय बाद, जब वो लावा ठंडा हुआ और कई सारी जलवायुविक क्रियाओं के द्वारा जब उसमें विखंडन प्रारंभ हुआ, तो जिस मिट्टी का फॉर्मेशन निकल के आया वो था काली मिट्टी। तो काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सोइल का जब निर्माण हुआ, तो बेसिकली हम इतना बोल सकते हैं कि क्रेटेशियस कालीन बसाल्टिक लावा के विखंडन से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ वो थी बेसिकली आपकी ब्लैक सोइल यानी कि काली मिट्टी। तो काली मृदा बोले या फिर ब्लैक सोइल, तो क्रेटेशियस कालीन बसाल्टिक लावा के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ब्लैक सोइल बेसिकली जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है, जिसका निर्माण क्रेटेशियस कालीन बसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ। और हम अगर इसकी प्रकृति की बात करें, तो इसकी प्रकृति लगभग 8.5 के आसपास होगी, यानी कि ये जो है वो क्षारीय प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है। और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, अगर हम इस मिट्टी की विशेषताओं की बात करें, सबसे अच्छी विशेषता इस मिट्टी में जो है कि इसकी जो जल धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है। जल धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यानी कि इसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता, यानी कि इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा इसका एक फैक्ट है ये कि सूखने पर ये मिट्टी सख्त हो जाती है और इसमें दरारें बनने लगेंगी अपने आप, जिसे हम बोलते हैं श्वेत जोत मृदा। दूसरा, सिंचाई या इरिगेशन जब इस मिट्टी में अच्छी मात्रा में किया जाता है, तो ये मिट्टी बहुत ही चिपचिपी हो जाती है। फिर ये चिपचिपी भी करके होते हैं, जिसे हम बलुई मिट्टी के रूप में भी देखते हैं। अब बात आती है कि काली मृदा भारत के किन क्षेत्रों में या कौन कौन से रीजन्स हैं जहां ये मिट्टी पाई जाती है। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बताता हूँ इंडिया का। ये बेसिकली जो एरिया आप जो देख रहे हो, ये बेसिकली दक्कन ट्रैप का एरिया है। अब पहले हम समझते हैं कि दक्कन ट्रैप क्या है। महाराष्ट्र, कर्नाटक
और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना का जो सम्मिलित पठार है, क्या है? पठार, यानी कि प्लेट्यू, उसको कंप्लीट रूप से बोलते हैं दक्कन ट्रैप। तो आप इतना समझो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना का जो पठार है उसको सम्मिलित रूप से या कंप्लीट बोलते हैं दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप पे जो मिट्टी पाई जाती है बेसिकली वो है आपकी काली मृदा। और दक्कन ट्रैप यानी कि यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक का कुछ रीजन आपका तेलंगाना का। तो तेलंगाना का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र मालवा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र मालवा, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। तो इन पठार पर जो मिट्टी पाई जाती है बेसिकली वो है काली मृदा, जिसको हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप पर जिस मिट्टी का विस्तार हुआ वो है काली मिट्टी। तो मुझे लगता है कि ब्लैक सोइल के बारे में जितने भी ये एक छोटी सी जानकारी है ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशियंट है, जितने भी सारे फैक्ट थे वो पर्याप्त है। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसल है ना, यानी कि कृषि किन किन फसलों की जा सकती है वो अच्छी तरीके से, जिनकी हमें उपलब्धता यानी कि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से मिलती है। तो काली मृदा में सबसे अच्छी जो कृषि होती है वो होती है कपास की खेती। तो वो है कपास की खेती। दूसरा सोयाबीन, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। सोयाबीन, गन्ना हो गया आपका, और सूरजमुखी। कहीं कहीं इसमें गेहूं और चावल भी कुछ छोटी मात्रा में इनका एग्रीकल्चर किया जाता है। बेसिकली ब्लैक सोइल जानी जाती है कपास की खेती के लिए, सोयाबीन, गन्ना और सूरजमुखी के लिए। इन फसलों की प्रोडक्टिविटी ब्लैक सोइल में बहुत अच्छी है। तो हम अब इसको रफ करते हैं और आगे इसकी जो रेड सोइल है हम उसको अब पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जितना भी हमने पढ़ा ब्लैक सोइल के बारे में इतना पर्याप्त है। एक छोटी सी बेसिक चीज और देखो, शायद से रह गई है वो, जैसे कि किन किन तत्वों की इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है और कौन कौन से तत्व यानी कि एलिमेंट्स हैं जिसकी कमी जो है इस मिट्टी में है। जैसे कि लौह तत्व की, लौह तत्व और एल्यूमिना, ये जो दो तत्व हैं लौह तत्व और एल्यूमिना की अधिकता ब्लैक सोइल में अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और एक दो चीज और है जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और आपके ह्यूमस, ह्यूमस की जो क्वालिटी है वो लो लेवल की है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लैक सोइल में या काली मृदा में लौह तत्व और एल्यूमिना की जो अधिकता है वो काफी अच्छी मात्रा में, और नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है, किन तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो तत्व है उनकी कमी पाई जाती है किस ब्लैक सोइल में, और लौह तत्व और एल्यूमिना तत्व की अच्छी खासी मात्रा ब्लैक सोइल में मौजूद है। तो एक छोटी सी हम क्लियर कर लेते हैं एक चीज को, तो ह्यूमस क्या है? बेसिकली ह्यूमस क्या है? तो ये एक जैव पदार्थ है। क्या है? जैव पदार्थ, जीव जंतुओं के सड़े गिले अंश, जीव जंतुओं के सड़े गले अंश को हम कहते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या बेसिकली एक जैव पदार्थ है। अगर इसको हम देखें तो जीव जंतुओं के सड़े गले अंश हैं उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो जिस भी मिट्टी में, चाहे मिट्टी वो किसी प्रकृति की हो या कोई सी भी मिट्टी हो बेसिकली भारत की, अगर उसमें ह्यूमस की मात्रा अच्छी है तो वो अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली होगी। उसकी जो गुणवत्ता है मिट्टी की वो अच्छी बनी रहेगी। तो भारत की लगभग सभी मिट्टियों में, बेसिकली मैंने जलोढ़ मृदा में आपको नहीं बताया, मैं भूल गया। तो जलोढ़ मृदा में भी आप एक बार चीज रखना कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी जलोढ़ मृदा में भी पाई जाएगी, जो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल में हमने एलुवियल सॉइल में पढ़ा था। और उसमें फास्फोरस, उस पर फास्फोरस और पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड से, मुझे याद नहीं रहा उसके लिए सॉरी। जलोढ़ मृदा में बेसिकली फास्फोरस, फॉस्फेटी वैसे बोलते हैं, फॉस्फेटी अम्ल, और दूसरा पोटाश, इनकी तो अधिकता होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस जो बेसिकली इनकी कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में भी बेसिकली पोटास और फास्फेटी अम्ल की अधिकता होती है और नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। तो भारत की प्राय सभी मिट्टियों में एक दो को छोड़कर उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाएगी। तो बेसिकली ऐसे ही यहाँ पे देखा हमने, काली मृदा यानी कि ब्लैक सोइल में भी लौह तत्व और एल्यूमिना की दिक्कत रहेगी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहेगी। मुझे लगता है कि ब्लैक सोइल और जलोढ़ मृदा के बारे में इतने फैक्ट पर्याप्त है। अब हम चलते हैं तीसरी मृदा की, रेड सोइल।
अब हम पढ़ते हैं रेड सॉइल के बारे में। जिसे बोलते हैं लाल पीली मृदा। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा ना हो और इसमें फैक्ट्स की कमी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ। अगर आपको जल्दी समझ में ना आए तो वापस से एक बार रिपीट कर लेना। तो जैसे कि रेड सोइल यानी कि लाल पीली मिट्टी, तो भारत में किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर लाल पीली मृदा का विकास हुआ। लाल पीली मृदा का जो निर्माण है वो हमें प्रायद्वीपीय पठार पर देखने को मिलता है। दूसरा, इन मिट्टियों का निर्माण हुआ कैसे? तो आग्नेय क्रम की, आग्नेय क्रम की रवेदार चट्टानें, रवेदार चट्टानों के विखंडन से, आग्नेय क्रम की रवेदार चट्टानों के विखंडन से लाल पीली मृदा का निर्माण हुआ। और बेसिकली भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर इन मिट्टी का अच्छा विकास पाया जाता है। बस मिट्टी का जो लाल रंग है उसके लिए क्या है? तो इसमें बेसिकली आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, यानी कि लोह तत्व धातु। लोह तत्व धातु के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो है लाल। और इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इस मिट्टी में लोह तत्व की अधिकता है, इसलिए इसको हम लाल पीली मिट्टी के रूप में भी देखते हैं। और नाइट्रोजन और ह्यूमस, ह्यूमस की प्राय इन मिट्टियों में कमी है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। इसका जो पीएच मान होगा आई थिंक 3.5 से 7.5 या 6.5 के बीच में है, मुझे क्लियर याद नहीं है, बट मुझे इतना क्लियर है कि ये जो मिट्टी है उसकी प्रकृति अम्लीय प्रकार की है। ज्यादा उपजाऊ तो नहीं है, ये मिट्टियां ज्यादा उपजाऊ तो नहीं है, बट इनमें कुछ सिंचाई क्षमताओं का विकास करके जो आर्टिफिशियली हम जो नाइट्रोजी उर्वरक यानी कि नाइट्रोजन जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज करके इनको हम उपजाऊ बना सकते हैं। और इनमें बेसिकली मोटे अनाज और कहीं मोटे अनाज हो गए और आपके दलहन और तिलहन की फसल अच्छी मात्रा में यहाँ पे उगाई जा सकती है, फसलों के लिए उपयुक्त है ये। बेसिकली आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं। तो ये वाला जो रीजन है बेसिकली यहाँ लाल पीली मिट्टी का अच्छा विकास है, जिसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट ऑफ इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार बोलते हैं इसे। तो जिस जगह मिट्टी का विकास मिलता है वहां मिलती है लाल पीली मिट्टी। मुझे लगता है कि प्रायद्वीपीय पठार पर लाल मिट्टी का अच्छा विकास हुआ है। आग्नेय क्रम की रविता चट्टानों के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लौह तत्व की जो अधिकता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह, इसकी प्रकृति अम्लीय प्रकार की है और एग्रीकल्चर के लिए मोटे अनाज दलहन तिलहन फसलों के लिए उपयुक्त है। तो इतने सारे फैक्ट मुझे लगता है रेड सोइल के बारे में पर्याप्त है, अपने सिलेबस और अपने बुक के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है। अब हम चलते हैं लेटराइट सोइल की तरफ। फोर जो है लेटराइट सोइल, लेटराइट मृदा लिखते हैं फिर लेटराइट सोइल। अब हम बात करते हैं लेटराइट सोइल यानी कि लेटराइट मृदा क्या है। तो ऐसे जलवायुविक प्रदेश जहां आर्द्र और शुष्क दशाएं क्रम से
एक के बाद आते रहते हैं। तो ऐसे प्रदेशों में जिन मिट्टी का विकास होता है बेसिकली वो होता है लेटराइट मृदा यानी कि लेटराइट सोइल। तो एक छोटी सी डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि ऐसे जलवायु प्रदेश जहां शुष्क शुष्क और आर्द्र हवाएं, शुष्क आर्द्र दशाएं लिखते हैं, दशाएं ज्यादा उपयुक्त होगा। दशाएं क्रम से एक के बाद एक चलती है। तो ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का विकास होगा, लेटेराइट मृदा का निर्माण होगा। ये मिट्टियां वर्षा के जल से ज्यादा प्रभावित है। तो वर्षा का जो जल है से अधिक प्रभावित है ये। जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या पाई जाती है या अधिक इरिगेशन है या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बेसिकली उन क्षेत्रों में भी लेटराइट मृदा ही पाई जाएगी। अब भारत में कौन कौन से रीजन्स ऐसे हैं या कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा औसत से अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम चिन्हित करते हैं मैप के माध्यम से। हम मैप में देखेंगे कि कौन कौन से रीजन्स हैं जहां वर्षा एवरेज से ज्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलेगी हमें, लेटराइट सोइल। तो बेसिकली एक डायग्राम बनाते हैं नॉर्थ का, समझने के लिए, बेसिकली कुछ नहीं ज्यादा खास। तो पश्चिमी घाट का जो वेस्टर्न घाट है हमारे इंडिया का, तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है और मध्य प्रदेश का जो लगभग दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है और नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन है, ये वाला जो असम और मेघालय यहाँ पे जो है, और मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ का भी कुछ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा एरियाज में है, यहाँ बेसिकली आपको मिलेगा लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल यहाँ इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि भारत का जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है यहाँ अच्छी खासी वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट में असम और मेघालय का जो रीजन है वहां अच्छी खासी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में अच्छी वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा देखने को मिलती है। तो जहाँ वर्षा की मात्रा अच्छी है तो वहां कौन सी मिट्टी का विकास होगा, बेसिकली लेटराइट मिट्टी का। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति बेसिकली अम्लीय है, अम्लीय प्रकृति की है और ये बेसिकली बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो फसल कौन सा होगा इसमें, या कौन सी फसलें इसके लिए उपयुक्त होंगी, तो बागानी फसलें, जिसमें बड़े बड़े बाग लगाकर एग्रीकल्चर या फिर कृषि की जाती है, तो बागानी फसलें। अब बागानी फसलें कौन कौन सी फसलें होंगी, तो बेसिकली सब्जियां, कहवा, चाय और रबड़, रबर बोलो या रबड़ बोलो, चाय हो गया, कहवा हो गया, सब्जियां हो गई, रबड़ हो गया आपके फल, और बेसिकली आपके ड्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट्स, तो सब्जियां, कहवा, चाय, रबर और फल और ड्राई फ्रूट्स की जो बेसिकली एग्रीकल्चर की जाती है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है आपकी लेटराइट सोल में। लेटराइट सोल में इतनी अच्छी क्षमता होती है कि इनमें ये जो बागानी फसलें हैं बेसिकली अच्छी मात्रा में प्रोडक्टिविटी हमें हासिल कराती है। तो इतना छोटा सा लेटराइट सोल के बारे में मुझे लगता है पर्याप्त है। एक छोटी सी चीज देख लेते हैं इसमें, इसमें भी बेसिकली नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। दूसरा, इसमें लौह तत्व की अच्छी मात्रा है और एल्यूमिना, ये दो तत्व है, लौह तत्व और एक एल्यूमिना, जो अच्छी मात्रा में लेटराइट सोल में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्राय कमी बनी हुई है इस मिट्टियों में। आगे हम देखते हैं। तो हम अब फिफ्थ नंबर पे देखते हैं अब पर्वतीय मृदा, जिसे माउंटेन सोइल या फिर फॉरेस्ट सोइल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो भी मृदा समूह है वो छोटे छोटे से है, तो तुरंत क्लियर करते हैं उनको। जैसे कि आप फिफ्थ नंबर पे है फॉरेस्ट सोइल यानी कि वन मृदा,
जिसे पर्वतीय मृदा भी कहते हैं, यानी कि माउंटेन सोइल। तो बेसिकली पर्वत के आधार के सहारे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे बोलते हैं पर्वतीय मृदा। तो वो कैसे, देखो ये सारे, ये समझो कि ये कई सारे माउंटेन्स हैं एक साथ जो लंबी सीढ़ियां बनी हुई है, तो इनकी ढालों के सारे, तो माउंटेन्स जो है पर्वत, इनकी ढालों के सारे और इनकी तलहटी में जिस मृदा का विकास हुआ बेसिकली वो पर्वतीय मृदा कहलाएगी। अब इस मृदा को वन मृदा क्यों कहते हैं? तो आप एक चीज नोटिस करना, आप जब भी माउंटेन्स रीजन में घूमने गए हो, चाहे वो हिमालय हिमालय पर्वत हो या फिर विंध्याचल श्रेणी हो या फिर मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वतमाला हो या फिर और भी कई सारे छोटे और बड़े माउंटेन्स हैं जहां आप घूमने गए हो, तो माउंटेन्स में कई सारे एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो एनिमल्स रहते हैं, कई सारे बड़े एनिमल्स रहते हैं, जीव जंतुओं की मात्रा काफी अच्छी होती है, वहां पे पेड़ पौधे काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जिस भी जगह पेड़ पौधे बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे, जीव जंतु बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे, तो उन क्षेत्रों में एक चीज याद रखना कि ह्यूमस की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था कि ह्यूमस की डेफिनेशन क्या है। एक तो पहली बात तो वो जैविक पदार्थ है, दूसरा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश क्या बनाते हैं, ह्यूमस। तो पर्वत के ढालों के सारे और पर्वत के आधारों में और तलहटी में जिस मृदा का विकास होगा बेसिकली उसको हम बोलेंगे पर्वतीय मृदा। यहाँ कई सारे ऊंचे लंबे या छोटे मोटे भी कई अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, तो इनके जो अंश हैं यानी सेडिमेंट्स है वो लगातार इस मिट्टी में मिलते रहते हैं, तो इसलिए इस मृदा को बेसिकली वन मृदा भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अभी तक की मृदाओं में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी थी, बट ये भारत में फॉरेस्ट सोइल या पर्वतीय मृदा ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस दोनों की क्या होगी, अधिकता। तो ये एकमात्र ऐसी मृदा है, या फिर एक दो और मिल सकती है पढ़ने के, अभी तक के लिए यही है कि जिसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की अच्छी खासी मात्रा है। अब ये मिट्टी मिलेगी कहाँ देखने को, तो बेसिकली आप इतना समझो कि ये हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो ये जो रीजन है, जो हिमालय पर्वत वाला बेसिकली ये रीजन है। तो हिमालय पर्वत में जितनी भी श्रेणियां हैं उनकी तलहटी में और उनके आधार के सहारे, उनके ढाल के सहारे जिस मृदा का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है या जो मृदा हमें देखने को मिलेगी बेसिकली इसको पर्वतीय मृदा या फिर वन मृदा हम कहते हैं। तो छोटा सा ही था इसमें, बेसिकली अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे अच्छी जो फसल क्षेत्र है इसमें वो बागानी कृषि का है। और मैंने आपको समझाया था बागानी कृषि में चाय, कहवा, फल, सब्जियां अच्छी मात्रा में उगाई जाती है, इन्हीं के कंप्लीट प्रोडक्शन को हम बोलते हैं बागानी कृषि के अंतर्गत ये सब चीजें आएंगी। तो मुझे लगता है फॉरेस्ट सोइल या वन मृदा में इतना सफिशियंट है, हम इसके आगे देखते हैं। अब आते हैं हम 6 नंबर पे, इसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। जिसे बोलते हैं एरिड सोइल। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम मात्रा में होती है या फिर जो उसका एक एवरेज है उससे भी कम मात्रा में होती है, या फिर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में जिस क्षेत्र में वर्षा होती है उस क्षेत्र में जिस मिट्टी का विकास होगा उसको बोलेंगे हम मरुस्थलीय मृदा। तो इतना समझो कि ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा का प्रतिशत 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच है उन क्षेत्रों में जिस मिट्टी का विकास होगा बेसिकली मरुस्थलीय मृदा। इसको हम बोलते हैं शुष्क मृदा। इसको हम शुष्क मृदा के नाम से भी जानते हैं, जैसे बोलते हैं एक शुष्क यानी कि सूखा हुआ, ड्राई रीजन। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इन मिट्टियों का विकास होता है, इन मृदाओं का निर्माण देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कौन सा रीजन है जहां देखने को मिलता है, तो मैं आपको बताऊं कि भारत में राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जिधर बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर आते हैं,
बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का रीजन, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये जो राज्य है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जहां बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे कई राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बेसिकली कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जिस मिट्टी का विकास होगा तो वो कौन सी मिट्टी होगी? मरुस्थलीय मिट्टी। बेसिकली ये मिट्टियां अनउपजाऊ हैं, यानी मैं इन यह बोले तो इन मिट्टियों में किसी भी फसल का किया जाना लगभग नामुमकिन सा है, परंतु कुछ सिंचाई सुविधाओं का विकास करके, उर्वरकों का प्रयोग करके, कुछ जैविक खाद को प्रयोग करके हम इनमें कई सारी फसलों को उगाना आसान हो सकता है। तो इनमें बेसिकली हम मोटे अनाजों को या कुछ हद तक हम ऐसी फसलों को उगा सकते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। तो बेसिकली छोटा सा इतना ही है मरुस्थलीय मृदा है शुष्क मृदा में, बाकी हमारे सिलेबस हमारी बुक के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है। अब हम बात करते हैं दलदली मृदा की। सबसे पहले हम क्षारीय मृदा की बात कर लेते हैं। 7 है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा क्या है? ऐसी मृदा जो अपनी मूल प्रकृति में क्षारीय हो गई है। एक बात आप ध्यान से सोचो कि पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार का ऐसे रीजन है जहां नहरी सिंचाई सुविधाओं का एक अच्छा विकास पाया जाता है। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु का जो रीजन है, यहाँ नहरी सिंचाई परियोजनाओं का अच्छा विकास पाया जाता है। लगातार जल किष्काओं क्रियाओं के कारण मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुलकर नीचे चले जाते हैं। तो जिस कारण मृदा की जो पोषक तत्व है या जो गुणवत्ता है वो क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो ये मृदाएं लगातार कैसी हो रही हैं? क्षारीय मृदाएं। तो बेसिकली कौन कौन सा रीजन था? एक था आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार। इन सब क्षेत्रों में क्या मिलता है? नहरी सिंचाई परियोजनाओं का अच्छा विकास मिलता है। नहरी सिंचाई परियोजनाओं के कारण नहरी सिंचाई परियोजनाओं के कारण क्या हो गया है? जल की इसकी क्रिया बहुत अधिक है। जल की इसकी क्रिया कैसी है? बहुत अधिक है। और जल की इसकी क्रिया क्या है कि मृदा में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो जल के साथ में घुलकर मृदा की तलहटी में चले जाते हैं, जिससे मृदा अनउपजाऊ हो जाती है, अर्थात क्षारीय हो जाती है। तो ऐसे रीजन में जिस मिट्टी का विकास होगा वो क्षारीय मृदा कहलाएगी। बेसिकली ये अनउपजाऊ मृदाएं हैं, पहले थी उपजाऊ मृदा बट सिंचाई परियोजनाओं के कारण ये अब अनउपजाऊ हो गई हैं। तो ये कैसी हैं अनउपजाऊ मृदाएं? किन किन क्षेत्रों में मिलेंगी देखने को? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आपका तमिलनाडु और बिहार में ये चीजें ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। किसी भी अच्छी खासी फसल की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। कुछ सिंचाई, अच्छी सिंचाई सुविधाओं का या फिर नियंत्रित सिंचाई सुविधाओं का कुछ उर्वरक करके या इनमें जिप्सम मिलाकर, बेसिकली जिप्सम को ऐड करके इन मिट्टियों में उर्वरक और कुछ खाद के साथ में मिलाकर कुछ मोटे अनाजों की फसल जो है वो पैदा की जा सकती है। बस ज्यादा कुछ खास नहीं है इस मिट्टी में। बाकी हम 8वीं देखते हैं और अपना लास्ट। 8वां है हमारा दलदली मृदा। बेसिकली नाम से क्लियर है कि जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या ज्यादा अधिक है या फिर ऐसे क्षेत्र जहां लगातार जल प्रवाह होता रहता है, फ्लो होता रहता है, तो ऐसे क्षेत्रों में जिन मिट्टी का निर्माण होगा उसे बोलेंगे हम दलदली मृदा। तो नदियों का डेल्टाई क्षेत्र, नदियों का डेल्टाई भाग, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और जल भराव की समस्या जहां वहां है। तो नदियों का डेल्टाई भाग हो गया जहां पानी बहुत अच्छी मात्रा में जमा होता है या फ्लो होता रहता है लगातार। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और जल भराव की समस्या का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जिस मिट्टी का विकास होगा बेसिकली दलदली मृदाएं दलदली मृदाओं का निर्माण होगा,
तो ये मृदाएं बेसिकली कहाँ मिलती है? नदियों के किनारे, क्योंकि पानी बहुत अच्छी मात्रा में फ्लो होता है। नदियों के किनारे मिलेंगे। दूसरा डेल्टाई भागों में, जहाँ नदियां समाप्त होती हैं और सागर में या समुद्र में मिलती हैं, तो डेल्टाई भागों में। दूसरा जहाँ वर्षा अधिक होती है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्रों में किस मिट्टी का विकास होगा? दलदली मृदाओं का। सबसे अच्छी बात इनकी एक, इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाएगा। नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है किसमें? दलदली मृदाओं में। तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जितना भी मृदा संसाधन या फिर मृदा को लेकर उनकी जो परिभाषा थी, उनको क्लासिफाइड या वर्गीकरण करने का काम जिसने भी किया, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1953 में अखिल भारतीय सर्वेक्षण परिषद का निर्माण किया। उसने भारत की जितनी भी मिट्टी है, उनके गुण, उनके रंग, उनके आकृति, उनकी प्रवृत्ति जो भी रही होगी, प्रोडक्टिविटी को आधार बनाकर मिट्टियों का विभाजन किया, जिसमें हमने फिर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मृदा, दलदली मृदा और क्षारीय मृदा को कवर किया। इनको हमने एक एक करके समझा, इनकी प्रकृति को समझा, इनके जो गुण है और कौन कौन से एग्रीकल्चर इनकी फसलें इसमें उगाई जाती हैं, किसके लिए उपयुक्त है और किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इन सबको अच्छे से क्लियर किया। भारत में एक समस्या बड़े लंबे समय से चलती आ रही है मृदा संरक्षण को लेके। तो मृदा संरक्षण तो जब होगा जब पहले हम देख लेते हैं कि मृदा की हानि कैसे हो रही है। तो मृदा पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसका लंबे समय से ह्रास हो रहा है, या फिर बोले तो मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें लगातार कमी हो रही है। तो सबसे हम पहले लेते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है, फिर हम उसको समझेंगे, उसके प्रकार को समझते हैं, फिर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास करेंगे वो हम मृदा सुरक्षा में या फिर सोइल कंजर्व में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मृदा अपरदन। भारत में जो लंबे समय से मृदा की समस्या बनी हुई है, वो बेसिकली हम मृदा अपरदन में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मृदा अपरदन है क्या। मृदा का बाह्य कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन है। तो बेसिकली हम इसकी एक डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि मृदा का बाह्य कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। बेसिकली मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जो बाह्य कारक है वो दो है, एक तो है पवन जो, और दूसरा है जल। आपने हम अपने लोकल एरियाज में देखा होगा कि जब भी कोई आंधी आती है या तूफान आता है या तीव्र वेग से जब भी हवाएं चलती हैं, तो अपने साथ में कई भारी मात्रा में वो मिट्टी को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो उसमें बेसिकली रोल प्ले करेगा कौन? पवन। तो मिट्टी को जब आंधी, तूफान या तीव्र वेग से जब हवाएं चलती हैं, तो कुछ मिट्टी भारी मात्रा में उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफर कर दी जाती है। तो दूसरा आपने देखा होगा कि जब भी वर्षा होती है, वर्षा के साथ में जो भी मिट्टी है वो घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दी जाती है। तो बेसिकली वो हो जाएगा जल के द्वारा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा का बाह्य कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके लिए दो प्रमुख कारण है, एक पवन और एक जल। पवन का तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि या तो एक तेज आंधी हो, तूफान हो या तीव्र वेग से कोई हवा चल रही हो, तो बेसिकली ये पवन के कारण होंगे। जल के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है उसके कई सारे कारण है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं पवन का, एक तीव्र वेग से पवन, तूफान और तेज आंधी, यही सब कारण है इसके जो पवन द्वारा मृदा अपरदन होता है। दूसरा जल के द्वारा जो अपरदन होता है उसमें पहला आएगा आपका बूंद अपरदन। जब वर्षा की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं तो मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ये चीज आपने वर्षा के समय में कई बार देखी होगी
तो वर्षा का जल या फिर वर्षा की बूंदें जब जमीन से टकराती हैं या फिर मिट्टी पर गिरती हैं तो उनमें कुछ छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, तो उसके द्वारा जो अपरदन होता है उसको बोलते हैं बेसिकली बूंद अपरदन। तो ये इतना सा था। एक है असफल अपरदन। जब वर्षा की बूंदें पेड़ की पत्तियों पर या टहनियों पर पड़ती हैं और फिर वहां से वापस से मिट्टी पर गिरती हैं, तो उसके द्वारा जो अपरदन होता है बेसिकली उसको बोलते हैं असफल अपरदन। तीसरा है आपका रेल अपरदन। सबसे पहले हम ये समझते हैं परत अपरदन को। जब वर्षा का जल सतह पर फैलता है या फ्लो होता है, तो बहता हुआ जल के साथ में जो भी मिट्टी घुल के उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो उसके द्वारा जो अपरदन होता है उसे बोलते हैं परत अपरदन। तो बेसिकली जब वर्षा का जल मृदा की ऊपरी सतह से बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसमें कुछ मिट्टी घुल जाती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के साथ में ही बह जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम परत अपरदन। फोर्थ है अपना रेल अपरदन। आपने नोटिस किया होगा कि बरसात जब होती है तो वर्षा का जल जब सतह पर फ्लो होता है या बहता है, तो कई सारी नालियों जैसी संरचना बन जाती है छोटी छोटी। तो ये नालियों जैसी संरचना जो बनती है, तो पानी इनसे फ्लो होता है और इन्हीं साथ में कुछ मिट्टी बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इसके द्वारा जो अपरदन होता है, इस टाइप की जो अपरदन है उसको बोलते हैं रेल अपरदन। तो छोटी छोटी नालियों के द्वारा जब जल मिट्टी को अपने साथ में ले जाता है तो उसको बोलते हैं हम रेल अपरदन। इसका फिफ्थ टाइप है अवनालिका अपरदन। बेसिकली इतना समझो कि जब वर्षा तेज मात्रा में होती है और सतह पर पानी जो है जब बड़ी मात्रा में बहता है, तो ये जो छोटे छोटे रेल हैं ये आपस में जब मिल जाते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा चैनल बनाते हैं। और जब बड़ी मात्रा में सतह पर जल फ्लो होता है, तो ये जो चैनल्स हैं छोटे छोटे जब बड़े बन जाते हैं तो इसी को बोलते हैं असफल अपरदन, जिससे निर्माण होता है बीहड़ का। किसका? बीहड़ का। तो आपने सुना होगा चंबल का बीहड़, बेसिकली इसी का उदाहरण है। तो चंबल का बीहड़ जो है बेसिकली वो अवनालिका अपरदन का उदाहरण है। आज ये समस्या हमें चंबल के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। तो श्योपुर हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया, ये रीजन जो है अवनालिका अपरदन से बड़ी मात्रा से प्रभावित है, जहां बीहड़ का निर्माण हुआ, जिसे बोलते हैं चंबल का बीहड़। अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट सामने आई है। तो यमुना नदी में जितना भी अपरदन हो रहा है या उसके किनारों पर या उसके क्षेत्रों में या उसके आसपास के रीजन में जितना भी अपरदन हो रहा है, वो भी अब अवनालिका अपरदन का रूप ले रहा है। तो यानी कि आने वाले समय में हमें यमुना नदी के किनारे भी क्या मिल सकता है देखने को, एक अच्छा खासा बड़ा बीहड़। तो बेसिकली ये था छोटा सा मृदा अपरदन के बारे में, जिसमें पवन के कुछ कारण थे, तीव्र वेग से पवन चलना, तूफान, तेज आंधी आना। जल के द्वारा देखा बूंद अपरदन, असफल अपरदन, परत अपरदन, रेल अपरदन और अवनालिका अपरदन। एक छोटा सा और है इसमें, किनारा अपरदन। बेसिकली इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे, सोइल इरोजन। अपरदन को बोलते हैं इरोजन। नदी जब अपने मार्ग से प्रवाहित होती है या फ्लो करती है, तो उसके किनारों पर जो मिट्टी होती है वो समय के अनुसार गल गल के या फिर कमजोर पड़ के उसी के साथ में चली जाती है, तो उसी चीज को बोलते हैं किनारा अपरदन। तो नदी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है या फ्लो होती है, तो उसके जितने भी किनारे होते हैं नदी के, कुछ ना कुछ मिट्टी को जल अपने साथ में बहा कर ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और लगातार किनारे जो हैं नदियों के वो कटते रहते हैं, जिससे नदियों का आकार जो है बड़ा होता रहता है। तो जो भी मिट्टी का कटाव होता है किनारों से नदी के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं बेसिकली किनारा अपरदन। तो मृदा अपरदन की समस्या पूरे भारत में है, और भारत के जितने भी बड़े नदी तंत्र हैं उन सभी में ये समस्या देखी गई है। तो अभी इन समस्या से निपटने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे हम मृदा अपरदन जैसी समस्या को रोक सकते हैं, तो वो हम इसके लास्ट में देखेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का और आज के पार्ट 3 का सबसे लास्ट होने वाला है। और इसी के साथ में हम आज अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हो गया।
अब हम देखते हैं कि मृदा अपरदन से कैसे बचाव किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ सोइल रिसोर्स, मृदा संरक्षण। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वापस से कमेंट में बोलिए या कमेंट कीजिए। इस चैप्टर के जितने भी पार्ट हमने समझाए हैं उसमें अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। उस टॉपिक को मैं एक सेपरेट टॉपिक के रूप में वापस से समझा दूंगा। तो ये है अब आपका सोइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण यानी कि मृदा का बचाव। तो कैसे किया जा सकता है वो हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। रेलवे लाइंस का विकास हो रहा है, हाईवेज का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, भूमि अतिक्रमण की समस्या बहुत ज्यादा है। तो उधर बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है कि वनों की कटाई बहुत अच्छी खासी मात्रा में हो रही है। जब वन कटते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि किसी भी हम पौधे को काटते हैं या पेड़ को काटते हैं तो उसमें कई सारी मिट्टी है ना उसकी जड़ों में पकड़ बना के रखती है। तो यही कई सारा रीजन है कि अनियंत्रित वनों की कटाई जो है मृदा अपरदन को बढ़ावा दे रही है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे पहला प्रयास करना पड़ेगा वनारोपण। क्योंकि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को जमीन में पकड़ के संग्रहित करके रखते हैं ताकि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए या फिर यूं बोले कि मृदा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूं का यूं ही बना रहे। तो सबसे पहले हमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण के अंदर वनारोपण करना पड़ेगा, जैसे बोलेंगे प्लांटेशन, वो भी बहुत अच्छी खासी बड़ी मात्रा में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम में जो कृषि पैटर्न है वो बहुत गलत हो गया है। कमर्शियल फार्मिंग की जा रही है या फिर एक साथ में कई सारी फसल चक्रों को अपनाया जा रहा है जिससे मृदा की जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। तो हमें सही फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा जिससे मृदा की जो क्वालिटी यानी कि इसकी जो गुणवत्ता है वो खराब ना हो। सही फसल चक्र अपनाना। तीसरा सबसे बड़ा फैक्ट, अनियंत्रित पशुचारण। आज के टाइम में आपने देखा होगा जो विलेजेस एरियाज हैं या फिर जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे कई अच्छी खासी बड़ी मात्रा में कई सारे लोग होते हैं जो अपने भैंस को या अपने जो भी जानवर को पालते हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं। तो भैंस के या फिर जो भी जानवर को वो चराने के लिए ले जाते हैं उनके जो खुर होते हैं जब वो मृदा पर पड़ते हैं तो मृदा क्या टेढ़ी मेढ़ी या फिर टूट जाती है या फिर जो उसका एक बेस स्ट्रक्चर होता है वो फट जाता है। तो उनके खुर से जो मृदा को नुकसान होता है, मृदा उससे कमजोर होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर पड़ जाता है। फिर छोटी सी आंधी आए या फिर थोड़ी सी भी हवा आए या फिर कुछ हल्की वर्षा आए उसमें वो मिट्टी की जो परत है वो पूरी असंगठित होकर बह जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हमें नियंत्रित पशुचारण करना पड़ेगा यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जो चट्टानी भाग है या फिर कुछ ऐसा एरिया जहां मिट्टी की जो गुणवत्ता पहले से ही खराब है, ऐसे क्षेत्रों में हम आराम से पशुचारण कर सकते हैं जहां हमारे मृदा संसाधन को नुकसान ना पहुंचे। नियंत्रित पशुचारण। चौथा, मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े पेड़ों को काटकर ग्राउंड एरिया बनाया जा रहा है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है। जब बड़ी इंडस्ट्री बनती है तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी छोड़ती है जो हम डायरेक्टली कंपनी वाले जो होते हैं वो कहीं भी फेंक देते हैं जिससे मृदा की गुणवत्ता खराब होती है। तो वैज्ञानिक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे हम। वैज्ञानिक तरीके से औद्योगिकरण। पांचवा होगा कचरे को रिसाइकिल करना। ऐसे नहीं है खुले में कचरा फेंक दिया या फिर अपने आप ही वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें उसका भी निपटारा अच्छे से करना है ताकि जिस भी जगह वो कचरा पड़ा हुआ है उस चारों तरफ का एटमोसफेयर है एक अच्छा बना रहे। तो कचरे को हमें रिसाइकिल करना है यानी कि उसको अच्छे से यूजफुल बनाना है वापस से ताकि हमारा जो रिसोर्स है वो बचा रहे। छठवा है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब वाटर पॉल्यूशन को क्या कंट्रोल करना है तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी ये नदियों के द्वारा पानी बहता है, झीलों में, तालाब में, झरनों में, अगर इसमें कुछ केमिकल्स या फिर कुछ गंदगी किसी के द्वारा या किसी कंपनी द्वारा मिलाई जा रही है तो बेसिकली वो जमीन से होता ही वो निकलता है। तो जब जमीन से निकलेगा तो मृदा अपने आप प्रभावित होगी। तो मृदा अपरदन की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है
तो मृदा की क्वालिटी या फिर मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें है ना वाटर पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। वाटर पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज का जो चैप्टर है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को भी आपको देखना चाहिए, ताकि ये चैप्टर पूरा आपको समझ में आए। मैं आशा करता हूँ सभी लोगों से कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ में आज हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को, और हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है या फिर जो चैप्टर है वो पूरा आज फिनिश हुआ। किसी को कोई भी शिकायत हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी भी चीज का डाउट हो, आप कमेंट में उसको मेंशन करो, मैं उसको एक सेपरेट टॉपिक के रूप में वापस से सामने लेके आऊंगा। आज के लिए थैंक यू। हम कुछ टाइम बाद अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।